सोना सिंह ट्विंकल लेक्चर्स में आपका स्वागत है। लेक्चर 8 में आपने देखा एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान यानी व्यंजक यानी उसका फॉर्मूला। लेकिन इस बार आप देखोगे अनेक आवेशों की उपस्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान यानी व्यंजक। तो चलो हम बातें करते हैं। फिर सबसे पहले डिस्प्ले के स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है उसे अपने नोटबुक पे नोट करें। चलिए अब हम लोग समझ रहे हैं कैसे आप समझोगे। पिछली बार जो आप निकाले थे, पिछली बार एक आवेश के कारण आपने विद्युत क्षेत्र का मान निकाला था, लेकिन इस बार एक नहीं है, अनेक है। अनेक में मैंने यहाँ 3 लिया है, आप 4 भी ले सकते हो। तो जब एक आवेश के कारण आपने निकाला तो आपने क्या निकाला था, एक बार मैं रफ करके आपको दिखाता हूँ, आप समझ में आपको आएगा। एक बार मैं रफ कर रहा हूँ, फिर से ध्यान देना भाई, रफ कर रहा हूँ मैं। देखो मैंने पिछली बार आपको बताया था, शायद आपको याद होगा कि ये जो विद्युत है ना, विद्युत क्षेत्र, मैंने पिछली बार बताया था कि विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जी। मैंने बताया था आपको ऐसे करके Q/4πε0 ये R क्या है, दूरी है, ठीक है। ये R क्या है, दूरी है। एक आवेश था लेकिन एक ही दूरी होगा। यहाँ पे 3 आवेश है इसलिए 3 दूरी हो जाएगा। इस बिंदु P से 3 दूरियां होंगी, तो इसलिए मैंने एक दूरी को R, कैसे मैं R R R रखता, इसलिए R1 R2 R3 मैंने कर लिया। अब गौर से ध्यान देने वाली बात है कि ये जो Q है ना, इसके यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, समझ रहे होगे ना, बच्चे वाली बात है। 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है, K, एक नियतांक है ना, ये तो नियतांक है, और ये Q हो गया, ये क्या हो गया R²। पिछली बार मैंने एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र यही निकाला था, लेकिन इस बार हमारे पास 3 बिंदु हैं और 3 बिंदु पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब 3 बिंदु पे कैसे निकलेगा, तो एक बिंदु इसके कारण तो समझ रहे होगे, इसके कारण क्या निकलेगा, इसके कारण जब Q1 आवेश के कारण निकालेंगे तो क्या निकलेगा, अनुमान देखो। अगर यहाँ Q आवेश था और R दूरी थी तो ये आया। अगर Q1 आवेश हो R1 दूरी हो तो यहाँ 1 1 लगा देंगे, ठीक है, इसको E1 कहेंगे, वही मैंने किया E1। अब क्या करेंगे, E1 में E2 जोड़ देंगे। जब यहाँ E2 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, KQ2/R2²। तो मैंने वही चीज किया है। तीसरा है E3, तो मेरे को क्या करना है, KQ3/R², ऐसे करके करना है। अब गौर से देखो, इस तीनों में K क्या है, तीनों को जोड़ेंगे, जब तीनों को जोड़ेंगे तो K क्या है, ये कॉमन आ जाएगा, तो ये K कहाँ चला जाएगा, बाहर। अंदर क्या बच जाएगा, Q1/R1², Q2/R2², Q3/R3²। सेम यही है। अब ये क्या है ना, ये इकाई सदिश है। अगर आपने 11th की क्लास जो सदिश और अदिश है चैप्टर, अगर ठीक से नहीं पढ़ा है तो फिर ये नहीं समझ में आएगा। लेकिन ये इकाई सदिश है, इतना मान के चलो। और इतना भी एक चीज सोच के चलो कि K जो होता है वो 1/4πε0 के बराबर होता है। इसलिए मैंने यहाँ देख लो, तो हमको P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना था ना, तो हमको टोटल इस पे विद्युत क्षेत्र निकालना था, इसके कारण इसके कारण इसके कारण। तो भाई Q1 के कारण E1 विद्युत क्षेत्र था, E1 E2 E3 क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। अब E1 का मान कितना हो जाएगा, तो आप या तो लिखो Q/4πε0 R², ऐसे करके, तो Q1 है तो यहाँ R1 हो जाएगा, Q2 है तो R2 हो जाएगा, Q3 है तो। अब 1/4πε0 का वैल्यू जो होता है वो K होता है, तो यही मैंने क्या किया, प्रूव कर दिया। अब चलो आगे देखो, फिर आगे क्या होता है।
चलिए, तो हम क्या कह रहे थे, विद्युत द्विध्रुव के बारे में बता रहे थे। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव होता क्या है? विद्युत द्विध्रुव जब दो छोटे बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो और इनके बीच का माध्यम प्रावैद्युत हो तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। यानी कि दो आवेश समान लेकिन विपरीत, आवेश समान और विपरीत, मतलब अगर 2 कूलम इधर है तो ये प्लस में है, तो इधर कितना होगा -2 कूलम। और ये दोनों का जो बीच का दूरी होना चाहिए, ये दोनों का बीच का दूरी जो देख रहे हैं ना, कुछ दूरी पर दोनों स्थित होना चाहिए। चाहे आप 2 की जगह अगर 3 इधर लेते हैं तो इधर 3, यानी आवेश समान होना चाहिए और प्रकृति विपरीत होनी चाहिए। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है, इस व्यवस्था को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। अब देखो, तो इसके लिए हम 3, 4, 5, 6 तो नहीं ले सकते ना। इसके लिए मैंने क्या लिया, इधर आवेश को Q से सूचित किया जाता है, मैंने इधर Q माइनस Q लिया, इधर प्लस Q लिया। अब देखो ये जो है ना, ये आवेश का क्या है ना, ये द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु है। तो कुल का दूरी जो होता है वो 2L होता है। देखो, दूरी का जो अंग्रेजी होता है ना, लंबाई का, वो लेंथ होता है, LENGTH। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लेंथ लिया है। तो यहां से यहां तक 2L, यहां से यहां तक L, यहां से यहां तक L, यानी ये क्या है, मध्य बिंदु है। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव का अक्ष। सिंपल समझ जाओ, ये जो लाइन है ये अक्ष है, ये जो लाइन है ये अक्ष है। ऐसे आपने देखा होगा अक्सर ज्यामिति में, ऐसे करके ये x अक्ष होता है, ये क्या होता है, y अक्ष होता है, ये मूल बिंदु होता है, इधर y डैश होता है ना, इधर x डैश होता है। तो यही समझो एक तरीका का कि ये क्या है, अक्ष है। जब ये अक्ष होगा ना तो ये निरक्ष हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, निरक्ष, और ये हो जाएगा अक्ष। आगे हम बात करेंगे अक्ष निरक्ष क्या है, पूरे डिटेल जानकारी मैं आगे दूंगा आपको। अक्ष और निरक्ष क्या होता है, तो यहाँ पे ये अक्ष है और ये क्या है, निरक्ष है। अब अक्ष और निरक्ष आपको समझ में आ गया, लेकिन इसमें परिभाषा लिखा है कि दोनों आवेशों -Q तथा +Q, यानी दोनों आवेश, ये -Q और ये +Q को मिलाने वाली रेखा। भाई मिलाने वाली रेखा कौन सा है, यही 2L, ये 2L, इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत ध्रुव का अक्ष कहते हैं। याद रखना, फिर से भूलना मत। देखो आगे फिर बता रहा हूं, फिर से ध्यान दो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? सबसे पहले जितने फालतू चीज हैं उन सारे फालतू चीज को इरेज कर लेता हूं, ताकि आपको समझाने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। देखो, अब हम क्या कह रहे थे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो, विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, आवेश समान होते हैं लेकिन विपरीत प्रकृति के होते हैं। तो दोनों आवेश में से कोई एक आवेश ले लो, क्योंकि समान है ना, तो कोई ले लो। तो चलो मैंने क्यों ले लिया, प्लस वाला आसान होता है ना। दोनों आवेश में से कोई एक आवेश, यानी विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश, तो कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है भाई 2L। इसके गुणनफल को, बस यही जो गुना है ना, दोनों को गुना कर देंगे ना, तो हमको क्या निकल जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान आ जाएगा। चलो, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी आपके समझ में आ ही गया होगा। फिर हम बातें करते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम सूचित किससे करते हैं, तो इसे हम P से सूचित करते हैं, क्योंकि यह एक सदिश राशि है। यह कौन सी राशि है, सदिश राशि है। आपने 11th में पढ़ा होगा सदिश और अदिश। ऐसी राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होती है वो सदिश होता है, और जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है वो अदिश राशि होती है। तो ये क्या है, सदिश राशि है। और सदिश राशि को ऊपर हम क्या लगाते हैं, तीर का निशान लगा देते हैं। तो इसे हम P से सूचित करते हैं। तो P से सूचित करते हैं, इसका मतलब इसका सूत्र क्या हुआ, विद्युत द्विध्रुव हम किसको, आघूर्ण किसे कहते हैं, Q × 2L को। तो यानी कि P = Q × 2L, ये आपका सूत्र हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये सदिश क्यों इसको सदिश कहा गया, इसकी कोई दिशा होगी, तो इसकी दिशा किधर है, -Q से लेके +Q की ओर, इसकी यही दिशा होती है। ठीक है, अब देखो इसका SI मात्रक क्या होगा, तो इसको जो निकालेंगे तब इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक, दोनों को गुना करेंगे निकल जाएगा। तो इसका क्या होता है, कूलम, इसका क्या होगा, दूरी है तो मीटर। तो इसका SI मात्रक क्या होता है जी, यहाँ देखो कूलम मीटर होता है, और इसकी विमा कितना होती है,
0L1T1A1, ठीक है, ऐसे करके। चलो हम फिर आपको इसके बाद क्या आएगा, विद्युत द्विध्रुव जो है ना, इसके बाद है विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी चर्चा हम करेंगे। फिलहाल आप इसको जितने सारे आपको मैं टॉपिक बता रहा हूँ इस पे थोड़ा सा अच्छा ढंग से आप फोकस करें, थोड़ा सा ध्यान लगाएं, वही कैसे इसको समझना है। ये बहुत आसान चीज है, चाहे वो विद्युत द्विध्रुव हो या विद्युत द्विध्रुव का अक्ष हो या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो। चलिए देखते रहिए फिर आगे।